नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। आज बात मिशन 2027 की, सबके तैयारी की। 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार दोनों एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। जहां संगठन अपने कार्यक्रमों के जरिए जनता से जुड़ने में जुटा है, तो वहीं सरकार ने भी जमीनी स्तर पर अपने कामकाज की पड़ताल शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए एक नई रणनीति अपनाई है। अब सचिवों को सीधे फील्ड में भेजा जा रहा है। सरकार की योजनाएं जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचे और जनता का फीडबैक सीधे सरकार तक पहुंचे, इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के साथ साथ सचिवों को भी जिलों की जिम्मेदारी सौंपी थी। हालांकि बीच में यह प्रक्रिया ठंडी पड़ गई थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। दीपावली के बाद मुख्यमंत्री जिलों के दौरों पर निकलेंगे। उससे पहले सभी प्रभारी सचिवों अपने अपने जिलों का दौरा कर योजनाओं की जमीनी स्थिति का आकलन या निरीक्षण कर जनता से मुलाकात कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के उनको आदेश दिए गए। यह रिपोर्ट सीधे सीएम को सौंपी जाएगी। बीते कुछ महीनों से मंत्रियों ने अपनी रिपोर्ट भेजना लगभग बंद कर दिया था, जिससे सरकार तक फील्ड की सही तस्वीर नहीं पहुंच पा रही थी। फिलहाल सरकार और संगठन की संयुक्त सक्रियता से नौकरशाही में हलचल है। सचिवालय की आरामदायक कुर्सियों से उठकर अब सचिव गांवों और ब्लॉकों में जनता के बीच नजर आएंगे। दीपावली से पहले सभी सचिवों को अपने जिलों का दौरा पूरा कर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपनी होगी, ताकि अगले चरण में खुद मुख्यमंत्री फील्ड में उतरें। आज हम भारतीय जनता पार्टी खासकर इसी पहल पर चर्चा करेंगे, साथ ही कांग्रेस की तैयारियों पर भी नजर डालेंगे। तो यह है कहानी उत्तराखंड की। 27 को ध्यान में रखते हुए अब आईएएस महोदय, पीसीएस महोदय को केवल अपने कक्ष में नहीं बैठना है, धूप में भी निकलना है, थोड़ा पसीना भी बहाना होगा। हालांकि उत्तराखंड की फिजाएं तो ठंडी हैं, लेकिन निकलना तो होगा, ऐसा मुख्यमंत्री का आदेश है। अब देखते हैं कितना वो निकलते हैं और क्या फीडबैक वो देते हैं, वक्त निश्चित करेगा। लेकिन फिलहाल सीएम धामी ने मन तो बना लिया है। चलिए, उनके इसी मनोभाव के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस से भी कुछ बातें तो करेंगे ही। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता सतीश चंद्र साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता मनीष खंडवाल साहब भी जुड़ेंगे। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। फिलहाल शुरुआत तो चंद्र साहब आप ही के साथ करते हैं। ये कदम वाकई मुख्यमंत्री ने जो उठाया है स्वागत योग्य तो है। वह इसलिए भी क्योंकि आमतौर पर आईएएस पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, लेकिन वो आरामदायक कुर्सी में बैठते हैं और आगे आम जनता उन्हीं के सामने नतमस्तक होकर अपनी कहानी बताती है। ये केवल उत्तराखंड की तस्वीर नहीं है, ये पूरे भारत की कमोवेश यही तस्वीर है, चाहे आप सत्ता में कहीं पे भी हो या कोई और पार्टी हो। ये जो सोच है सीएम की, अब सबसे बड़ी दिक्कत है इसको अमली जामा, प्रैक्टिकल कितना रिजल्ट निकल कर आता है, इसी से यह पूरा फैसला होगा कि जनता का फीडबैक आप तक पहुंचेगा या नहीं। क्या लगता है आपको, आरामदायक कुर्सियों से उठेंगे सचिव साहब और पहुंचेंगे? सीएम साहब ने आदेश तो दे दिया है। देखिए कुणाल भाई, जो भारतीय जनता पार्टी है वो विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और केंद्र में भी हमारी सरकार है और राज्य में भी हमारी सरकार है। डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में चल रही है। देखिए, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता 24/7 फील्ड में रहता है और वो सदैव एक्टिव रहता है। बात 2027 के चुनाव जो नजदीक है, ये उसको लेके है ही नहीं बिल्कुल भी। हमारा कार्यकर्ता और शीर्ष नेतृत्व सदैव 24/7 फील्ड में रह के जनता के बीच में रहता है, उनकी सेवा करता है और जो भी जरूरत होती है, जब भी तत्कालीन सहायता चाहिए होती है, तत्कालिक सहायता चाहिए होती है, हमारा कार्यकर्ता सदैव मौजूद रहता है। रही बात सचिवों के प्रवास की, जो बात आ रही है कि जिलों में रहेंगे, मैं कहना चाहता हूँ कुणाल भाई, जब हमारे प्रदेश के मुख्य सेवक माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ही बोल रहे हैं कि मैं खुद स्वयं गांव में प्रवास करने जा रहा हूँ,
तो जब प्रदेश का मुखिया जो टॉप में है, जब वो खुद इस तरह की मिसाल पेश कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आईएएस और मंत्री फिर कोई बात रह जाती है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी खुद मिसाल कायम करने के लिए गांव में प्रवास के अपने दौरे बना रहे हैं, कि वो कह रहे हैं कि उस गांव की कार्य योजना, वहां विकास क्या हुआ है, किस किस तरह की समस्याएं हैं, उसको लेके वो रात्रि प्रवास करने वाले हैं। तो ये जब मिसाल कायम करी जा रही है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, तो फिर सचिवों को तो रहना बनता है और उनकी जिम्मेदारियां कहीं अधिक हो जाती हैं। और मैं कहना चाहता हूं, देखिए कुणाल भाई, हमारी जो सरकार या हमारा जो संगठन है वो धरातल से काम करते आया है और मेहनत कश है हमारा संगठन, और इसी वजह से आज हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। और जो विपक्ष की बात है, विपक्ष का पूरा प्रदेश और देश देख रहा है। बिहार में जहां आज आखिरी नामांकन का दिन है, तो उनकी लिस्ट घोषित नहीं हो पा रही, उनके जो विभाजन है, किस किस पार्टी को कितने यूपी इंडी गठबंधन में किस किस पार्टी को कितनी सीटें मिलनी, वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हम लोग आश्वस्त हैं और हम लोगों को पता है हमें किस तरह से काम करना है। हम केवल और केवल चुनाव के लिए काम करने वाले लोग नहीं है, हम लोग हमेशा काम करने वाले, सदैव काम करने वाले। ठीक है चंद्र साहब, अब चलिए आपने ये बात कह दी तो अब रणनीति के ऊपर भी बात कर लेते हैं। क्यों आखिर सीएम को ऐसा आदेश या इस तरह सोचना पड़ा? क्या जो फीडबैक की अपेक्षा सीएम साहब कर रहे थे वह फीडबैक उन्हें नहीं मिल रहा है? आपके कार्यकर्ता तो रहते हैं 24/7 फील्ड में, क्या वह जो बोल रहे हैं और सचिव या आईएएस या फिर जो भी ब्यूरोक्रेट है वह बता रहे, उसमें कुछ अंतर है क्या, जिसके चलते सीएम साहब को लगा ना निकलना होगा इन्हें? मैं जहां तक समझता हूं कुणाल भाई, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने स्वयं को मुख्य सेवक के नाम से संबोधित करा है और अपने को उन्होंने सदैव इस प्रदेश का मुख्य सेवक बताया है। वो बजाय राजा के एक सेवक के रूप में कार्य करना ज्यादा पसंद करते हैं। और हमारे कोई भी नेतृत्व वाले राज्य ले लीजिए, वहां के मुख्यमंत्रियों का आप अगर पूरा निकालेंगे, जो भी उनकी पर्सनैलिटी है, जो भी उनकी सेवा भाव की उनकी जो कार्य योजना होती है, आप देखेंगे तो सभी में एक समानता पाएंगे। और जो ये बात आप बोल रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जा रहे हैं या इस तरह की बातें हो रही हैं, तो फीडबैक कैसा आ रहा है, क्या कुछ कमी रह गई? मैं कहना चाहता हूं ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा आपदा के समय में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते तो आईएसओ की वहां पे ड्यूटी लगा सकते थे या उनकी लगाई भी और मंत्रियों को भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने स्वयं भी वहां रहना पसंद करा और 4-4, 5-5 दिन कैंप उनके रहे, 7-7 एक हफ्ते के कैंप उन्होंने वहां से चलाए आपदाग्रस्त क्षेत्रों से। तो मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है वो क्लियर है, वो डिलीवरी में विश्वास रखते हैं और वो स्वयं अपने सामने रह के सारी चीजें करना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक बात है। कंडवाल साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष साहब, अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, अब कह तो रहे हैं सतीश चंद्र साहब, अब वैसे भी राजा जब जाग जाता है तो मंत्रियों संतरियों को जागना ही पड़ता है। और यहाँ तो बात राजा की भी नहीं, वो कह रहे हैं कि सीएम राजा नहीं है, वो प्रधान सेवक है। उनकी सेवा से कितना संतुष्ट हैं आप? क्योंकि सेनापतियों को भी अब निकलना होगा, रिपोर्ट देना होगा, आरामदायक कुर्सियों पर नहीं बैठेंगे, उनको तो आदत भी आराम की रहती है। ऐसे में आपको लग रहा है बीजेपी ने तो अपना मिशन साध लिया है, आप अपने मिशन के बारे में भी कुछ बता दीजिएगा, इस पर तो टिप्पणी करिएगा ही। मनीष साहब की बातों से और मेरे साथी प्रवक्ता की बात से मुझे लगा कि अब तक तो जो सीएम साहब और उनके जो सेनापति थे वो सब सो रहे थे, अब जागे हैं। शायद आप भी यही कहना चाह रहे थे और साथी प्रवक्ता भी मेरे यही कहना चाह रहे थे। चलिए देर से जागे, अच्छी बात है, जागे तो सही। अभी तक पता लगेगा बाद में कि कितना जागे है। और ये जो प्रधान सेवक जो चलता है ना, ये प्रधान सेवक 2014 से चल रहा है। मैं प्रधान सेवक हूँ, मैं मुख्य सेवक हूँ। उन्हीं प्रधान सेवक जी ने कभी कोई गांव गोद लेने की बात कही थी सांसदों से। शायद 8 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कोई 8 मॉडल गांव बता सकते हैं जिन्होंने पिछले 11 साल में भारतीय जनता पार्टी ने तैयार की हो, पिछले 7-8 साल में तैयार करे हो, पिछले 10 साल में तैयार करे? एक आधा कोई गाँव का नाम अगर कहीं लेके बताए तो बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, आजकल आपको शौक चढ़ा है कि हो सकता है आपको कि आप कहना चाह रहे हो भाई गाँव में रहेंगे। गाँव में रहना कौन सी बड़ी बात है, सारा भारत गांव में रहता है। मैं भी इस वक्त गांव में ही खड़ा हुआ हूँ, मैं अपने गांव में बैठा हुआ हूँ। इसलिए मैं ऑनलाइन नहीं जुड़ पाया क्योंकि डिजिटल कनेक्टिविटी बहुत जबरदस्त है, डिजिटल इंडिया बना दिया है, तो इसलिए मैं गांव से जो है वैसे कनेक्ट नहीं हो पाया। तो ये प्रधान सेवक जी जब हमारे जो जागे हैं, देखते हैं इनके जागने से क्या असर पड़ता है। और अपने बारे में भी मनीष साहब कुछ बताइए, आप भी सर जाग गए हैं या अभी नींद और बाकी है? हम तो जागे हुए भैया, वोट चोर गद्दी चोर चल रहा है पूरे देश में। वोट चोरी की सरकारें ना होती
तो शायद आज ये एक आधे राज्य में ही बचते। अभी आपने देखा होगा कि गुजरात में 17 में से 16 मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए गए हैं, क्योंकि इनके जो वहाँ जैसे धामी जी पिछली बार लास्ट टाइम पे बने थे, क्योंकि कि किस तरह से ध्यान डाइवर्ट करा गुजरात में भी तो शपथ ग्रहण भी चल रहा है। लास्ट के महीने में, लास्ट के कुछ महीनों में सरकार के जो चेहरा होते हैं उनको बदल दो, और फिर जो एक नेक्सस बनाया है ना पूरा का पूरा इसके साथ मिलकर, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, उससे कब्जा कर लो सत्ताओं को। अब 1000 करोड़ रुपए देके जो व्यक्ति अपना चेहरा चमका रहा हो, उस व्यक्ति से क्या, उस वो व्यक्ति का अब जाग रहा है, तो वाकई में मेरे प्रदेश का धन्य भाग है। 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रहे में अपना चेहरा चमकाने में जिसने लगाया हो। ब्यूटी पार्लर जाने का एक तरीका होता है ना, महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी को भी शौक है अपना चेहरा चमकाने का। अब उसी चेहरा चमकाने की नई स्कीम निकली, आओ चले गाँव की ओर। मैं उम्मीद करूंगा धामी सरकार से कि निश्चित रूप से उनके जितने मंत्री हैं वो उन गांव में जाके रहेंगे जो मॉडल गांव बनाए हैं। 8 सांसदों ने पिछले 2 योजना के सांसद हो गए, तो शायद 16 गांव तो बना ही दिए होंगे। मैं चाहता हूँ एक एक गांव में भी जाके रहे तो बड़ा आनंद आएगा। उस गांव को मैं देखना चाहता हूँ। हरिद्वार में मैं हूँ, यहाँ पे निशंक जी ने जिस गाँव को गोद लिया था, अगर मीडिया उस गाँव में चली जाए और निष्पक्षता से दिखा दे, क्योंकि मैं हरिद्वार का रहने वाला, मैं इसलिए हरिद्वार के लिए कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि निश्चित रूप से अगर मीडिया दिखा देना उसको, तो ये जो चलो गांव की ओर, आओ गांव की ओर, जाओ गांव की ओर, वो सब जो है वो फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है ना, जो मेकअप करवाने वाले प्रोग्राम है सब। चंद्र साहब देखिए, अब जो कहते हैं वो करते भी हैं क्या, इसी के ऊपर सारा सवाल है। अब आदर्श ग्राम योजना में कितने ग्राम आदर्श बने हैं, गोद लिए गए गांवों की क्या सूरत हाल है, ये बहुत ज़्यादा छुपी है नहीं। तो ऐसे में ये कहना क्या लाजमी होगा और कहना चाहिए कि जो आप कह रहे हैं कम से कम डिलीवर भी कीजिए। और आप तो कहते हैं आपके मुख्यमंत्री के तो चेहरे पर आभा है, फिर उन्हें मेकअप करने की जरूरत है क्या? देखिए कुणाल भाई, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, जो भी इन्होंने बोला मेरे साथी प्रवक्ता ने कांग्रेस के, कि प्रधान सेवक, मुख्य सेवक ये 2014 के बाद चलाया हुआ है, ये करा हुआ है, वो करा हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ जिस पार्टी को सत्ता विरासत में मिल गई हो, तो उनके लिए ये प्रधान सेवक, मुख्य सेवक जो वर्ड है, शब्द है, इनकी कोई वैल्यू रह नहीं जाती है। और दूसरी बात ये आती है कि सारा भारत गांव में रहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आपके नेता गांव में प्रवास में कभी गए होते तो मिट्टी के ढेर आ रहे हैं सर, आपके पास भी आ रहे हैं समय। हाँ। उन्हें अंतर पता होता, आलू से सोना बनाने वाली जो बात है वो भी उन्हें पता होती। और इसके बाद एक और बात आती है कुणाल भाई, जिस पार्टी के नेता राजनीति पार्ट टाइम करते हो तो उनके लिए सारी चीजें धता है, उनके लिए किसी भी चीज की वैल्यू हो ही नहीं सकती है। जो लोग यहाँ राजनीति पार्ट टाइम करते हो, उसके बाद मलेशिया चले जाते हो, कभी कहीं चले जाते हो, तो उनके लिए तो बड़ी चीज है ही नहीं। उनके लिए तो जो भारत में रह के देश को कोसते हैं, बाहर जाके भी देश को कोसते हैं, हमारी संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाते हैं, तो उस पार्टी या उनके नेताओं से कोई अपेक्षा हमें ज्यादा रह नहीं रही और न जनता को रही है। मैं सिर्फ और सिर्फ कुणाल भाई ये कहना चाहता हूँ, ये भारत देश हमारा देश है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने इसको आगे बढ़ाने का जो कार्य करा है वो सदैव आगे रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, अग्रसर होता रहेगा। ये लोग देश की इकोनॉमी को भले डेड बताएं, ये भले चाइना के साथ जब जलवान में चाइना की आर्मी और हमारी आर्मी एक दूसरे के सामने होती है तब ये चाइना के एम्बेसडर से बात करते हैं, और जब अमेरिका हमारे ऊपर सेंसस लगाता है और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री चाइना जाते हैं तब ये हमारे प्रधानमंत्री को कोसते हैं, गाली देते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो कार्य कर रहे हैं वो निश्चित तौर पे जनता देख रही है और जनता को पसंद आ रहा है। इसी वजह से चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो, चाहे यहाँ पे उपचुनाव हो, हमारे जो संगठन है वो नित्य नए बुलंदियों को छूता रहा है। चंद्र साहब, लेकिन कह रहे हैं मनीष साहब कि आपने डिजिटल क्रांति की, सब कुछ किया, उनके गांव में तो उसकी पहुंच ही नहीं महसूस हो रही उनको। देखिए कुणाल भाई, मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथी हैं, और उनको थोड़ा सा और सब्र रखना पड़ेगा। जब 70 साल में वो कांग्रेस के नेता होकर अपने यहाँ नहीं पहुंचा पाए, तो अब थोड़ा सा समय लग रहा है। मेरे को लग रहा है इनका ज्यादा ही दूरस्थ क्षेत्र में होगा, इनके यहाँ भी पहुंच जाएगी, क्योंकि हमारी सरकार ने कोई भेदभाव या पक्षपात नहीं करा हुआ है, सभी को साथ में लेकर चलने वाली हमारी सरकार है। तो आप भी निश्चिंत रहिए, और मैं कहना चाहता हूँ कि ज्यादा समय नहीं है, 70 साल का समय नहीं लगेगा आपके जो गाँव में बिजली पहुंचने में, पानी पहुंचने में, जल्दी पहुंच जाएगी। और 27 में तो वैसे भी आप ही आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस आपका बोल रहा है चंद्र साहब, क्यों?
नहीं कुणाल भाई, ये कॉन्फिडेंस मेरा नहीं बोल रहा है, ये हमारी मेहनत बोल रही है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे संगठन ने जो आगे बढ़ के कार्य करा हुआ है हर क्षेत्र में और सबको साथ लेने का जो प्रयास करा है, ये वो कॉन्फिडेंस है। ओके, ये कॉन्फिडेंस है मनीष साहब, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। देखिए, आपको भी आश्वस्त रहने की जरूरत है। कह रहे हैं चंद्र साहब बहुत जल्दी पहुंच जाएगी आपके यहाँ भी डिजिटल क्रांति। कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बड़ा आश्वस्त महसूस कर रहा हूँ। मेरा गांव जो है ना, वो हरिद्वार शहर से मात्र 10 किलोमीटर दूर है। तो इसलिए वो जो डिजिटल क्रांति की बात की ना, 70 साल जोड़ रहे हैं, उसमें इन बेचारे मासूम आरएसएस के लोगों को ये पता ही नहीं होता कि अभी जो डिजिटल क्रांति थी ना, उसकी शुरुआत राजीव गांधी ने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी। इन्हें बेचारे को क्या पता। केरला मॉडल आपने देखा, ये एक IT प्रोफेशनल वाला, तो केरला मॉडल के जो लोग है ना, इन्हें केरला मॉडल वालों को पता है कि हमें करना कुछ नहीं है, केवल कहीं की ईंट उठाई, कहीं का बड़ा उठाया और भांडीमती ने अपना कुंभा जोड़ा। वो वाली कहानी चल रही है। बात चल रही थी उत्तराखंड की। ये चाइना भी चले गए, बीजिंग भी चले गए, हो सकता है नेपाल पाकिस्तान भी कहीं घूम के आए हो बीच में। तो ठीक है, इनका ध्यान प्रभु इनके साथ में रखे और ऐसे लोगों से मेरे उत्तराखंड को बचाए। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि उत्तराखंड बचे ऐसे लोगों से। ठीक है। और ठीक है, इनको जो कॉन्फिडेंस है ना, वो केवल चुनाव आयोग दे रहा है। तो जो चुनाव आयोग का जो इनको कॉन्फिडेंस मिला हुआ है, वो चुनाव आयोग का कॉन्फिडेंस भी इनका थोड़े दिनों में जब बिल्कुल खत्म हो जाएगा ना, तो फिर ये चीन भी जाएंगे, उसके बाद रशिया भी जाएंगे, हो सकता है अमेरिका भी घूमते। मनीष साहब छोड़िए उनकी बात, अपनी बात भी थोड़ी कीजिए। ग्राउंड जीरो पर कितने ताकतवर हैं आप? ग्राउंड जीरो पर अगर इलेक्शन कमीशन इनका साथ ना दे तो शायद 2 का आंकड़ा भी नहीं पकड़ेंगे। तो फिर कैसे सुनिश्चित होगा ये? नहीं पकड़ेंगे, 9 से नीचे मर जाएंगे लोग। कैसे सुनिश्चित होगा फिर? देखिए, संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन है, वही वोटिंग कराती है, उसके रिजल्ट्स को पूरे देश को मानना पड़ता है। आप चूंकि कह रहे हैं कि वो उनके तरफ है, तो कैसे होगा? उसको छूट है कि हम उसके बारे में उससे सवाल नहीं कर सकते। वो देश के लोगों का मत के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई है। हम लोगों ने उसे ताकत दी है। We the people of India has given the power to election commission कि आप हमारा वोट सुरक्षित रखिए। अगर जो चौकीदारी चोर हो जाएगा तो फिर क्या होगा? उस चोर पे चौकीदार से सवाल तो करना पड़ेगा कि भाई मैंने तेरे को अपने टैक्स के तरफ से तनख्वाह तेरे को मैं इसलिए देता हूँ कि तू मेरे देश के संविधान को बचाएगा, जो हम लोगों ने अपने आप को दिया है। अगर वो लोग ही चोरी करने लग जाएंगे तो फिर हम सवाल पूछेंगे, सवाल का जवाब नहीं देंगे तो गद्दी से उतारेंगे। मनीष साहब, आप ही की बात को फोकस में रखते हुए आप चुनाव भी लड़ेंगे लेकिन चुनावी प्रक्रिया पर विश्वास भी नहीं करेंगे। ऐसे में आगे का रास्ता कैसे तय करेंगे? तो मुश्किलों भरा हाथों का ताज है। मैं ईडी, सीबीआई, पुलिस, इलेक्शन कमीशन, फर्जी फेक मीडिया, प्रोपोगेंडा मीडिया, आरएसएस, इन सबसे लड़ते हुए इस देश को बचाना है। निश्चित रूप से हमारा रास्ता जो है ना, वो पथरीला है, कांटों भरा है। और ऐसे ही हम अंग्रेजों से लड़े थे, हमें विरासत में तो कुछ मिला नहीं। जो लोग उस टाइम गोरों के साथ खड़े थे, आज वो चोरों के साथ खड़े हैं। ठीक है, जब उन गोरों से नहीं डरे, इन चोरों से क्या डरेंगे? इनका भी रास्ता निकालने की जनता बहुत जानती है, जनता बहुत जागरूक है। ये इंटरेस्टिंग बात कही आप। करेगी, बढ़िया ठीक वाला है, राज करेगी। मेरे पास 2 मिनट है। ईमानदारी से आप लोग दोनों को 1-1 मिनट कंक्लूड करने के लिए जरूर देंगे। चंद्र साहब, आप बता दीजिए, लड़ाई संघर्ष सब इन्होंने ही लड़ी है, आप केवल सत्ता का सुख ले रहे हैं। ऐसे में सत्ता का सुख यदि ना हो तो उस संघर्ष के पथ पर आप भी चलेंगे क्या? देखिए कुणाल भाई, जो बात बोल रहे हैं कि गोरों के साथ रहे, उसके साथ रहे, तो मैं कहना चाहता हूँ, जिस कांग्रेस की नींव ही एक अंग्रेज ने रखी हो, ह्यूम ने जो पार्टी को बनाया हो, तो उस पार्टी के साथ आप कुछ इस तरह की बातें समझ सकते हैं कि वो क्या बोल सकते हैं। और दूसरी बात ये आती है, जब ये तेलंगाना में चुनाव जीतते हैं, जब ये कर्नाटक में चुनाव जीतते हैं, जब ये हिमाचल में चुनाव जीतते हैं, तो निर्वाचन आयोग कटघरे में नहीं होता। लेकिन जब ये अन्य राज्यों में आते हैं तो चुनाव आयोग कटघरे में हो जाता है। मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस की तैयारी मैं बताता हूँ आपको। कांग्रेस की तैयारी ये होती है कि चौकीदार चोर है के इस तरह के नारे ले आओ, निर्वाचन आयोग चोर है, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, इस तरह के मुद्दे लेके आने वाली पार्टी धरातल पे क्या कार्य कर रही है और जनता भी देख रही है। जहां बिहार में जब चुनाव होने थे उससे पहले ये वोट चोर, गद्दी चोर का नारा लेके आते हैं, लेकिन आज जब चुनाव बढ़ रहा है जैसे जैसे, वो मुद्दा नदारद है, क्योंकि कांग्रेस को पता चल गया है कि ये सब चीजें काम नहीं करने वाली है और जिस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं उससे कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस की सीटें उल्टा कमी होने वाली। हाँ, देखिए, अब मनीष बाबू, आप उनको कहते हैं बयानवीर, वो तो कह रहे हैं सबसे बड़े बयानवीर आप ही हैं। बोलिए।
निश्चित रूप से पावर के द्वारा बनाई गई पार्टी के लोग इसी प्रकार की बातें करेंगे। नाथूराम गोडसे इनका आदर्श है, तो इसके अलावा ये बात क्या कर सकते हैं? आप इनसे किसी अच्छी बात की उम्मीद करेंगे? कभी आप इनसे कोई प्रोग्रेसिव राजनीति की बात करेंगे? कभी इन लोगों ने बताया कि हमने क्या काम किए? इनको केवल एक काम आता है, बांटो और राज करो, बांटो और राज करो। वो उत्तराखंड की जनता, हिंदुस्तान की जनता समझ गई है। और इनके जितने ठाकर धामी के फैसले हैं, जो 1000 करोड़ रुपए खर्च करके, जो 1000 करोड़ रुपए खर्च करके जिन्होंने अपना चेहरा चमकाने की कोशिश करी, वो भी जनता के बीच में है। तो निश्चित रूप से जनता इनका अच्छे से इलाज करेगी। इन्हें जनता को केवल ये याद दिलवाना है, मैं बार बार केवल याद दिलवाना है कि नाथूराम गोडसे की पार्टी के लोग, जिस नाथूराम गोडसे को बंदूक चलानी आती थी, उसने कभी किसी अंग्रेज को नहीं मारा, उसने एक बूढ़े को मारा, उसने एक बूढ़े को मारा, नित्य बूढ़े को मारा। तो ये लोग ऐसे ही हैं, इनकी यही सोच है। इस सोच से निश्चित रूप से भारत की जनता जानती है, उत्तराखंड की जनता जानती है। ओके, लाएगी रास्ते पे जनता, आप चिंता ना कीजिए, रास्ते पाएंगे। ओके ओके, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही। नमस्कार।